हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, अदिश त्रिक गुणन। तो इसको स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है ना। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है ना। तो हमने समझा था, जब हमने प्रोडक्ट की बात की थी तब हमने समझा था कि अदिश त्रिक गुणन या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक तरीके से हम कर सकते हैं, और वो हमें मिला था कुछ इस तरीके से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। हमने इसमें समझा था कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी, एंड बीच में है क्रॉस प्रोडक्ट और इधर भी एक हमारे पास वेक्टर है, ठीक है ना। तो अगेन हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगेन हमें ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, वापस वेक्टर मिलेगी। तो इसीलिए हमने इस मल्टीप्लिकेशन को कहा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहा था हमने इसको? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मीनिंग है क्या, ठीक है ना। तो इस बात को हम सबसे पहले समझेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या देखते हैं हम? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आपको पता है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो इस तरीके से, मान लो कि ये एक आपका बी वेक्टर है और ये आपका है सी वेक्टर। तो आपको करना है बी क्रॉस सी। आप जब बी क्रॉस सी करोगे तो इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरफ होगा। और इस वाले वेक्टर को हम कहेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और ये जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो प्लेन था वो तो ये बोर्ड हो गया, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो प्लेन होगा वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये वाला होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये तो हमने समझा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हम कह रहे हैं कि हमने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया ए वेक्टर के साथ में। यानी अगर मान लो कि यहाँ पर कोई ए वेक्टर है इस तरीके से, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो प्लेन है वो एक ही हो जाएगा। मतलब अगर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ये ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तभी तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर जो हैं वो एक ही प्लेन में आएंगे। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर को हम इधर ना लेकर ए वेक्टर को हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वाली डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, इधर की तरफ ए वेक्टर, इस तरीके से। ध्यान रखना कि ये जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर वाले प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वाला जो डायरेक्शन है उस वाले प्लेन में है ए वेक्टर भी। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो, आप ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करोगे तो आपको इसका डायरेक्शन मिलेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब इस तरफ मान लो कि आपने किया, चलो ए वेक्टर हम इधर ही ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि चलो ये हो गया ए वेक्टर। अब आप कर रहे हो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हो। आप ये काम करोगे तो आपको इसका डायरेक्शन मिलेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आप इसको लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बात क्लियर हुई? वापस समझेंगे। जब हमने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किया तो हमें इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिला। बात क्लियर हुई? बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो प्लेन था वो ये बोर्ड हो गया, एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो प्लेन होगा वो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेन में है ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर ए वेक्टर जो था वो इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमने ए वेक्टर लिया। फिर हम अब इस समय पे बी क्रॉस सी का और ए वेक्टर का प्लेन क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। फिर हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसका अगेन हमें जो डायरेक्शन मिलेगा वो किधर मिलेगा? परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है बी सी वेक्टर के लिए तो इनका इस वाले प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला, जिसमें बी और सी है। तो इससे हम क्या समझे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है या जो प्लेन है वो वही प्लेन है जो बी और सी वेक्टर का प्लेन है। बात समझ आई? मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी हमें इस बोर्ड वाले प्लेन पर ही मिलेगा। ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का तो मीनिंग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ये था। ज्यामितीय व्याख्या अगर हम उसे कहें तो ज्यामितीय व्याख्या में उसका मीनिंग तो ये था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू होता कितना है।
ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है ना। कैसे समझा हमने कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, पहले बाहर वालों का डॉट प्रोडक्ट किया, फिर बी वेक्टर को ऐसे ही लिखा, फिर हम कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड इंटू सी वेक्टर। तो आप इस तरीके से इसको याद रखोगे कि आप पहले बाहर वालों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद में बीच वाले को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर माइनस साइन, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है और तीसरे वाले को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से तो आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे। ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इस तरीके से बात क्लियर हुई। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये आया कैसे। वैसे मैक्सिमम वो कई बार पूछ लेता है ना, बोर्ड पेपर में भी या फिर हाफ ईयरली में भी पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग। तो उस बात को हम समझते हैं कि ये इक्वल टू ये हमें मिलता किस तरीके से। ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रूव दैट दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है ना। तो हमें ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ले लेंगे LHS। क्या लेंगे? LHS। LHS क्या है हमारे पास? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। उसके बाद हम मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप एंड C वेक्टर इक्वल टू C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। इस तरीके से हमने ये तीन वेक्टर्स को मान लिया। तो हमने ये तीन वेक्टर्स मान लिए। ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हम फाइंड कर रहे हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और आपको पता है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो हम डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। तो ये मिलेगा हमें आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर कंपोनेंट्स B1 B2 B3, सी वेक्टर कंपोनेंट्स C1 C2 C3। इस तरीके से हमें मिला। बात क्लियर है? ठीक है ना। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो हम लिख रहे हैं कि आई कैप इनटू, देखो क्या मिलेगा, B2 C3 माइनस C2 B3। क्या मिलेगा? B2 C3 माइनस C2 B3। इस तरीके से फिर माइनस जे कैप इनटू क्या मिलेगा? B1 C3 माइनस C1 B3, C1 B3। बात क्लियर है? ठीक है ना। ये हम करते आ रहे हैं। प्लस के कैप इनटू के कैप क्या मिलेगा? B1 C2 माइनस साइन C1 B2, C1 B2। इस तरीके से। ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये किसका आ गया? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का। बात क्लियर है? अब हमें फाइंड करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना होगा। ठीक है ना। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर दो वेक्टर थे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है ना। तब मैंने इसको रिटर्न फॉर्म में इस तरीके से लिखा और इसको इस तरीके से सॉल्व किया। इसका मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हमें एक वेक्टर मिला। ये एक वेक्टर है, इसमें ये एक मैग्नीट्यूड आई कैप, फिर जे कैप, फिर हमें के कैप, इस तरीके से हमें मिला। ठीक है ना। तो ये भी एक वेक्टर ही है। तो वही काम हम फिर कर रहे हैं। फिर एक वेक्टर तो ये है एंड एक वेक्टर ये है, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो वापस हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो किस तरीके से लिखेंगे? आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है ना। सबसे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। क्या लिखोगे आप? A1 A2 A3। क्लियर है? फिर आप लिखोगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कंपोनेंट्स एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कंपोनेंट्स लिखेंगे हम यहाँ से। क्या मिलेगा? आई कैप के नीचे B2 C3 माइनस C2 B3। फिर आपको क्या मिल जाएगा? चलो इसे हम प्लस बनाते हैं। ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना है, हमें फिर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। हम चलो इसको लेंगे तो देखो -n आप अंदर डाल दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें हैं तो ये हम लिख सकते हैं C1B3 माइनस B1C3, इस तरीके से। बात क्लियर है ना। फिर के कैप के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सॉरी सी वेक्टर के, B1C2 माइनस C1B2, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इस तरीके से हमने निकाला। बात क्लियर है। तो इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से। देखो क्या लिखेंगे, आई कैप इंटू क्या मिलेगा, A2 इंटू दिस थिंग माइनस दिस थिंग इंटू A3। बात क्लियर है। A2 इंटू दिस थिंग, तो लिख रहे हैं A2 B1C2 माइनस A2 C1B2, इस तरीके से। ठीक है ना। हम लिख रहे हैं आई कैप के लिए। फिर माइनस साइन दिस थिंग इंटू A3, यानी क्या मिलेगा हमें, A3 C1B3 माइनस A3 B1C3, इस तरीके से हमें आई कैप मिल गया। फिर आपको लिखना है जे कैप। तो एक बार हम देखते हैं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, तो यस आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है जे कैप। तो आप क्या लिखोगे, माइनस जे कैप इंटू, जे कैप के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 B1C2 A1 B1C2 माइनस, सॉरी हम जे कैप लिए तो A1 B1C2 लिखा, A1 B1C2, इनके लिखेंगे माइनस A1 C1B2 A1 C1B2, इस तरीके से। फिर आप लिखोगे, ये मल्टीप्लाई हुआ, अब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। हम जे कैप के लिए लिख रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A3 B2C3 माइनस साइन A3 B2C3 A3 B2C3 माइनस क्या हो जाएगा, A3 C2B3 A3 C2B3, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आप लिखोगे के कैप के लिए, तो हम लिख रहे हैं यहाँ नीचे प्लस के कैप इंटू क्या मिलेगा, देखो दिस इंटू दिस, यानी A1 C1B3 माइनस A1 B1C3, सॉरी A1 सही है, A1 C1B3 माइनस A1 B1C3, इस तरीके से। एंड माइनस साइन क्या मिल जाएगा, A2 B2C3 A2 B2C3 माइनस A2 C2B3 A2 C2B3, इस तरीके से, ठीक है ना। बोर्ड में एक बार चेक करेंगे हम, तो ठीक है, यस आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैनेज करना है आपको भी, ठीक है। तो इतना हमने निकाल लिया, बात क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें से सिर्फ आई कैप वाला पोर्शन ले रहे हैं। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से आएगा ये, लेकिन हम इस वाले पोर्शन को सिर्फ लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, और इससे ही फिर इनका भी हम आंसर जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली हमें जो आई कैप था, आई कैप वाला पोर्शन था, वो कितना आ गया, A2 B1C2 A2 B1C2 माइनस A2 C1B2 माइनस A2 C1B2, ये हो जाएगा माइनस A3 C1B3 A3 C1B3, इस तरीके से। फिर आपको मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस A3 B1C3 A3 B1C3, इस तरीके से हमने लिखा इनटू आई कैप, ठीक है ना। ऐसे ही हम जे कैप एंड के कैप हमने लिखे हैं यहाँ पर, इस तरीके से इनको भी हम लिखते हैं। लेकिन हम सिर्फ आई कैप वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसी से हम इनका भी आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि A1 B1 C1 जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर ये काम हम कर रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है ना, आंसर लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, A2 B1 C2, आप इस वाले पार्ट में, आई कैप वाले पार्ट में आप A1 B1 C1 जोड़ोगे घटाओगे, आप जे कैप वाले पार्ट में A2 B2 C2 जोड़ोगे और घटाओगे, एंड आप के कैप वाले पार्ट में A3 B3 C3 जोड़ना और घटाना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, आई कैप के लिए हम A1 B1 C1 लेंगे, जे कैप के लिए हम A2 B2 C2 लेंगे, एंड के कैप के लिए हम A3 B3 C3 लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ आई कैप वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ले रहे हैं A1 B1 C1
जोड़ने और घटाने पर। तो A2 B2 C2 ये तो आ गया A2 B1 C2 ये लिखा है ना, इसमें हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हम पहले कॉपी कर देते हैं नीचे, प्लस A3 B1 C3 माइनस A1 B1 C1 प्लस A1 B1 C1 इंटू I कैप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर देखो इसमें से और इसमें से, ठीक है ना, इसमें से और आप इसको छोड़ दो, इसमें से देखो हम ले रहे हैं B1 कॉमन। क्या ले रहे हैं हम? हमने इसमें से निकाला B1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर A2 C2 यहाँ क्या बचेगा प्लस A3 C3 प्लस यहाँ क्या बचेगा A1 C1, ये मिलेगा ना। अब देखो 2 2 3 3 1 1 है, तो इसका मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 1 A1 C1 मिलेगा, A2 C2 मिलेगा, ठीक है ना, एंड A3 C3 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको फाइनली लिख लिया। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। फिर आप माइनस साइन कॉमन ले लो। देखो ये मैं करली लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, आप इनको ध्यान से देखोगे और आप इनमें से क्या ले रहे हो, माइनस साइन कॉमन ले रहे हो। माइनस साइन कॉमन लेने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आप इसमें से कॉमन निकाल लोगे C1, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से C1 कॉमन आ रहा है, तो आप C1 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है ना। बाकी सारे एलिमेंट जो है वो अंदर जाके प्लस हो जाएंगे, यानी इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ C1 भी माइनस C1 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा A2 B2 बचेगा, ठीक है ना। तो हम पहले लेकर रहे हैं ये वाला पोर्शन, मतलब A1 C1 प्लस क्या बचेगा A2 C2, यहाँ से क्या बचेगा A1 B1 बचेगा ना, A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3 बचेगा, है ना। वापस चेक करेंगे कि इन वाले पार्ट में से मैंने B1 कॉमन लिया तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पर A1 C1 बचेगा, यहाँ पर A2 C2 बचेगा, यहाँ पर A3 C3 मिलेगा। बात क्लियर है। जब मैं यहाँ से इन वाले पोर्शन में से मैं माइनस C1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा A1 एंड B1, क्योंकि C1 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा A1 B1, यहाँ से मिलेगा हमें A2 B2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा A3 B3, इस तरीके से, और लास्ट में आ जाएगा आपका I कैप, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ कि हमने जब A वेक्टर डॉट B वेक्टर किया था कंपोनेंट्स के रूप में, तो हमने लिखा था इस तरीके से A1 I कैप A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है ना। फिर डॉट डॉट किया हमने किसके साथ, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और हमने क्या कहा कि I कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0। सही बात है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ I कैप वाले कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करना था, तो हमें यहाँ से मिला इसका मल्टीप्लाई इससे होगा सिर्फ, तो A1 B1 मिलेगा, I कैप क्या हो जाएगा 1, फिर हमें क्या मिलेगा A2 B2, फिर हमें क्या मिलेगा A3 B3, ठीक है ना। इसका मतलब मैं इस वाली टर्म को लिख सकता हूँ A वेक्टर डॉट B वेक्टर। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि हम लिख रहे हैं इसको B1 इंटू ये क्या हो जाएगा A1 वेक्टर डॉट C1 वेक्टर, A1 वेक्टर डॉट C1 वेक्टर। बात क्लियर है, ठीक है ना। माइनस साइन C1 लिखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा A2 वेक्टर डॉट A वेक्टर डॉट C वेक्टर, 1 थोड़ी लिखना है यहाँ पे, A वेक्टर डॉट C वेक्टर, और ये मिल जाएगा हमें A वेक्टर डॉट B वेक्टर इनटू I कैप, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इतना हमने लिखा। इसके बाद में हम डायरेक्टली J कैप के लिए K कैप के लिए भी लिख सकते हैं। तो देखो J कैप के लिए इसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा हमें J कैप के लिए, क्या मिलेगा, यहाँ B1 था, यहाँ आ जाएगा B2, वापस यहाँ आ जाएगा A वेक्टर डॉट C वेक्टर, माइनस यहाँ आ जाएगा C2। तो हमने कहा था ना आपको कि इसके लिए तो हम A1 B1 C1 हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। हम J कैप वाले पार्ट के लिए A2 B2 C2 लेंगे, वहाँ जोड़ेंगे घटाएंगे, और K कैप वाले पार्ट के लिए हम A3 B3 एंड C3 लेंगे। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फिर A वेक्टर डॉट B वेक्टर एंड ये मिल जाएगा हमें J कैप, और K कैप के लिए हम A3 B3 C3 ऐड एंड मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमें इस तरीके से ये मिलेगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू K कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो ये एक वेक्टर है, ये पूरा ही क्या है, एक वेक्टर है जिसका एक
आई कैप वाला कंपोनेंट ये है, जे के वाला कंपोनेंट ये है, एंड के वाला कंपोनेंट ये है। हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो कॉमन मिलेगा सब में से, तो हम निकाल लेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इस तरीके से। और इसके साथ में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, b1 आई कैप क्या मिलेगा, b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, इस तरीके से हमें मिलेगा। बात समझ। फिर हमने माइनस साइन कॉमन लिया और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कॉमन लिया, तो हमें अंदर क्या मिलेगा, c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप, इस तरीके से। बात क्लियर हुई, क्या मिलेगा, c1 आई कैप, c2 जे कैप एंड c3 के कैप। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इस वाली टर्म को लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये जो फॉर्मूला हमारा बनता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, तो इस तरीके से वो आता है ना। और ये हमें प्रूफ के लिए भी अगर मिलेगा तो हम इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसमें। तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला है जो अच्छे से याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, ठीक है ना। और इस प्रूफ को भी आप अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको आएगा ये भी। तो आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो प्रूफ भी आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वो पेपर में पूछ सकता है वो, है ना। तो इसको आप मतलब कंप्लीट कर ही लो, इसको छोड़ना नहीं है बात के लिए कि हमें फार्मूला याद हो गया, हमारा फार्मूले से काम हो रहा है, हमारे फार्मूले से क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम इसको क्यों करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहले क्वेश्चन करने से भी पहले आपका ये जो प्रूफ है ये आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। दूसरी बात, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसके, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने का। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक बात जो है वो हम लिख लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने क्या यहाँ पे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसके बाद हम ए वेक्टर का जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ हम पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं, उसके बाद में हम सी वेक्टर का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो ये आप नोट के रूप में लिख लेना कॉपी में कि ये इक्वल नहीं होते हैं। और हम बोल सकते हैं जैसे कि साथ की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है ना, कि जो आपका सदिश त्रिगुणन है वो साहचर्यता को फॉलो नहीं करता है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाल कर लिख लेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 30 है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर गिवन है हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। तो सिंपल आपको बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे गिवन वेक्टर्स। तो ए वेक्टर हमें गिवन है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इस तरीके से। तो हमें फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू, और इसका हमने अभी फॉर्मूला समझा कि ये होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फाइंड करना है और फिर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। तो इनको हम पहले कर लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स के रूप में इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट डॉट करेंगे, और सी वेक्टर क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इस तरीके से। तो करें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6 आई कैप 1 आई कैप जे कैप 0 आई कैप डॉट के कैप 0, ठीक है ना। तो सिर्फ आई कैप मल्टीप्लाई होना है, जे कैप वाले मल्टीप्लाई होने हैं एंड के कैप। तो जब हम जे कैप करेंगे तो हमें मिलेगा 2 यानी 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू -1 तो हमें मिल जाएगा ये 7, ठीक है ना। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमें मिल गया 7। उसके बाद में हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड डॉट डॉट करेंगे इसका किसके साथ में, बी वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1 3
2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 यानी 2, तो हमें मिल जाएगा ये 5 - 4 इट मीन्स 1। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर दोनों ही आ चुके हैं। इनका वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का वैल्यू कितना है 7, यानी 7 इंटू दिस वेक्टर, क्या लिखेंगे 7 इंटू बी वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे 1 इंटू सी वेक्टर, क्या लिखेंगे 1 इंटू सी वेक्टर, ठीक है ना। और वापस सॉल्व करना तो पड़ेगा ही है। अभी बी वेक्टर कितना है वो लिख लो, 7 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड माइनस साइन सी वेक्टर कितना है 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इस तरीके से हम इनको लिख लिया, ठीक है ना। तो जो फाइनल आंसर है इनको सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 7 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 14 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप, ठीक है ना। तो आई कैप वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे, तो 7 - 2 5 आई कैप, 14 - 1 -15 जे कैप एंड 14 + 1 यानी 15 के कैप। तो फाइनली जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 31। एग्जांपल नंबर 31 है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग इफ एंड ओनली इफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है ना। तो वापस समझेंगे, उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये इक्वल टू ये होगा यदि और केवल यदि ये हमें 0 वेक्टर मिले। समझ में आई बात, ठीक है ना। मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इक्वल रखकर सॉल्व करना है और हमें देखना है कि क्या हमें ये इक्वल टू 0 वेक्टर मिलता है। पहली बात ये। दूसरी बात कि इस एग्जाम्पल को करने से पहले हम एक दो बातें हैं जो कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपकी कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं वो हम देख रहे हैं। हमने इसको लिखा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर सिंपली इंटू बी वेक्टर, फिर हमने लिखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस लगाकर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाली वैल्यू को हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे हैं कि यदि हम इसको इस तरीके से लिखें तो किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि ऐसा भी हमें मिल सकता है। कहीं मिला है, हाँ यहाँ मिला है, कहाँ मिला है, यहाँ मिला है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो इसे भी हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको किया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पहले तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई करो। क्या लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सिंपली सी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई। फिर आप इन दोनों को लो, क्या कि माइनस साइन ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई। इसको हमने किस तरीके से लिखा और इसको हमने किस तरीके से लिखा वो हमने देखा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो क्या करें, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा हमें क्वेश्चन करते समय। तो देखो हम प्रूफ कर रहे हैं, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं कि हमें जो गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमें मिला है। बात समझ में आई। तो सॉल्व करना है इसको, तो इसे क्या लिखेंगे हम, ध्यान से, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस साइन सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है ना, इंटू बी वेक्टर। पहले हम बाहर वालों का डॉट डॉट करते हैं, उसके बाद में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। बात क्लियर है, ठीक है ना। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट की, तो हमने कहा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के।
ठीक है ना। जब आपने इस वाले भाग को बुक में देखा होगा तो आपने कहा होगा कि सर ने तो हमारा काट दिया, ठीक है ना, सर तो कुछ और बता रहे हैं, बुक में कुछ और है। लेकिन बेटा यहाँ से कि ये प्रॉपर्टी होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हम इसको वैसा लिख सकते हैं जैसा आपकी बुक में दिया गया है, और बुक में दिया गया है इस तरीके से कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस साइन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इस तरीके से बात क्लियर हुई, ठीक है ना। देखो इधर ये पॉजिटिव है, इधर भी ये पॉजिटिव है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये वाला भाग तो कट गया, बात समझ में आई। और माइनस से फिर हम माइनस साइन काट देते हैं, ठीक है ना। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, हमें फाइनली क्या मिल गया कि आप उस वाले भाग को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस साइन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है, ठीक है ना। ये हमें मिला, तो ये हमें मिल गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में अगर आप देखो ध्यान से तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस साइन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और वापस इस वाली वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू क्या बोलेंगे कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अगर आप इसको वापस चेक करोगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस साइन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू हमें 0 मिला, तो क्या हम इस 0 को 0 वेक्टर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि 0 वेक्टर का जो परिमाण है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इस वाली वैल्यू को हम 0 वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस थिंग इज इक्वल टू हमें 0 वेक्टर मिल गया और यही हमें प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 32, एग्जांपल नंबर 32 है प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। हमें ये 3 वेक्टर्स दिए हैं और उसने कहा कि प्रूव कीजिए तीनों एक ही प्लेन में है। तो देखो मैंने आपसे बात की थी कि अगर मान लो कि ये एक बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है, तो इनका जो डायरेक्शन होगा बी क्रॉस सी वो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और जब मैं इस बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा किसी ए वेक्टर के साथ में, तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का तो प्लेन सेम है बोर्ड, इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब इस तरफ होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इस तरफ ही कहीं मैंने क्या लिया है, ए वेक्टर लिया है, जो अब ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी क्या है, एक ही प्लेन में आ गए। अब इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा, यानी मैं करवाऊंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो वापस इनका जो प्लेन था वो इस तरफ था, ये वाला। अब इनका जो डायरेक्शन है वो होगा, मतलब ये कहाँ है, इस वाले प्लेन में है, तो इस वाले प्लेन में जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो इनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा तो इसका डायरेक्शन मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या मिलेगा, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला प्लेन, यानी अगेन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमें क्या मिला, बोर्ड वाले प्लेन पे ही मिल गया, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। तो इस बात को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस बात को हम इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम बी वेक्टर और सी वेक्टर के पदों में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से कि लैम्बडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, यहाँ पर लैम्बडा एंड म्यू क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, लैम्बडा और म्यू। तो अगर हम बोलें कि ये इक्वल होगा, इसका मतलब कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक ही प्लेन में है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। वापस समझेंगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर इस बोर्ड वाले प्लेन में थे और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस बोर्ड के आउटर साइड में जो प्लेन है उस डायरेक्शन में हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डायरेक्शन। बात क्लियर हुई।
फिर मैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वाले वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा ए वेक्टर का, तो अगेन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा जो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यदि इनका डायरेक्शन, इनका जो प्लेन अगर ये वाला था परपेंडिकुलर, तो इनका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगेन कहाँ मिलेगा हमें, इस बोर्ड के प्लेन पर ही मिलेगा। तो ये तीनों कहाँ, एक ही प्लेन पे आ गए। और ये तीनों अगर एक ही प्लेन पे हैं तो इनके बीच की जो कंडीशन है कोप्लेनरिटी की, वो ये हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसको, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। बात समझ में आई? 3 वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन होगी अगर वो एक ही प्लेन में है। तो क्या ले बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लिखा हमने, क्या लिखेंगे, लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, इस तरीके से। और यहाँ पर लैम्डा और म्यू जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो सकता है वो। तो कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी हमारे पास आ गई जब 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी कर लोगे, जिससे पहले मैं इसको रफ करूँ। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो फटाफट से कॉपी कर लो, हम ये एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे पता चला होगा आपने कॉपी कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं हम गिवन वेक्टर्स। गिवन वेक्टर्स क्या मिलेगा हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हमने माना पी वेक्टर, लेट। फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हमने माना क्यू वेक्टर। बात क्लियर हुई? फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हमने माना आर वेक्टर। तो हमें क्या मिलना चाहिए, आप ये 3 वेक्टर्स हैं, आप ये मत समझना कि इधर की तरफ तो 3 वेक्टर लिए सर ने और उधर की तरफ सर ने सिर्फ 1 वेक्टर लिया, मतलब फिर से हमारा सर ने काटा, ठीक है ना। ये बेटा एक ही वेक्टर है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनली मुझे एक ही वेक्टर मिलेगा, लेट इसको मैंने कहा डी वेक्टर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते, आप ये भी कह सकते हो कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, ठीक है ना। इतना ही नहीं, आप ये भी कह सकते हो, आप कह सकते हो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। बात क्लियर हुई? एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो अब हमें ये 3 वेक्टर्स मिले और 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी की कंडीशन हमने अभी समझी। क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी क्या हो जाएगी कि भैया आपको पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा क्यू वेक्टर प्लस म्यू आर वेक्टर मिले। तो आप बोलो कि ये क्या है, तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब पी वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्रॉस, यहाँ से देख लो, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एंड आर वेक्टर क्या है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें, इनका जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है, उससे हम इनको खोल देंगे। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस साइन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या कर रहे हैं, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस साइन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इस तरीके से। बात समझ में, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर ये है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ पर है, आप पता है आपको, आप इसको ले सकते हो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है ना। क्रम में होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। बात समझ में आई। फिर ए बी सी एंड ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ऐसे ही ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर जो है वो हमें 0 वेक्टर मिल गया। बात समझ में। इसका मतलब यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर एंड माइनस आर वेक्टर,
या फिर हमें इसे ढंग से समझें, इस तरीके से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि p वेक्टर इज इक्वल टू -1 q वेक्टर प्लस -1 r वेक्टर, यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू -1 एंड म्यू का वैल्यू जो है वो -1 हमें मिल जाएगा। और माइनस साइन हमें डायरेक्शन जो है वो शो करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, और 1 जो है वो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। q वेक्टर r वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन में हैं। तो क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स आर इन, क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर, हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ये हम कह सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 33, एग्जांपल नंबर 33 है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम LHS लिख लेते हैं। LHS हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। बॉक्स प्रोडक्ट है ना, बॉक्स प्रोडक्ट आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आपको पता है कि मैं इस वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ इस तरीके से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट अंदर आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना, हम इसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ में, ठीक है ना। अब अगेन हमें ये क्या मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है, तो कर देंगे। क्या मिलेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू सी वेक्टर। बात समझ में आई। फिर डी वेक्टर माइनस साइन डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। बात क्लियर है, ये हमें मिल जाएगा। अब जो हमारे पास डी वेक्टर का वैल्यू है उसे हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर का वैल्यू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्या मिलेगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर, और बाहर हमें मिल जाएगा, या फिर देखो मैं यहाँ ले रहा हूँ ये वाला ब्रैकेट कर ली, ठीक है ना, और इस वाले ब्रैकेट के लिए हम लगा रहे हैं ए वेक्टर और सी वेक्टर, यही मिलेगा ना, माइनस साइन डी वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड डॉट सी वेक्टर, और यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर। इस तरीके से हमें मिलेगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। फिर देखो आपने पढ़ा था कि यदि बॉक्स के अंदर ए वेक्टर अगर आप बी वेक्टर मिले तो इसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि दो वेक्टर्स जो हैं ए वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। उसी तरीके देखो यहाँ पर जो सी वेक्टर है वो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, पूरी ही 0 हो जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई ना। तो फिर फाइनली हमें क्या बच गया यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, ये मिल जाएगा हमें बॉक्स के अंदर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, एंड इसे मैं लिखूँगा सी वेक्टर, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इस वाली वैल्यू के साथ में, तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट हो जाएगा सी वेक्टर, क्या मिल जाएगा हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब थोड़ा सा हम साइकिल बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो इस तरीके से हमने साइकिल बना लिया कि ए बी सी एक साइकिल में है, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी वेक्टर साइकिल में, और यहाँ मैं दे रखा बी सी ए, यानी बी सी ए, क्या मैं बी सी ए को ए बी सी लिख सकता हूँ, तो यस लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ लिखेंगे इस वाले भाग में। तो सबसे पहले इस वाले को बॉक्स प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, क्या हो जाएगा ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड अगेन
इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। क्या लिख सकता हूँ मैं? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, दोनों का क्या हो रहा है? इनटू हो रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें इस वाले एग्जाम्पल को प्रूव करना था। बात क्लियर हुई? ठीक है ना? देखो इसमें आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पर सी वेक्टर दोनों सेम है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और इसके जीरो के चलते ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब इधर वाला पार्ट हो गया जीरो। अब यहाँ पर सी वेक्टर ऐसे ही रखा था, ठीक है ना? सी वेक्टर यहाँ पर ऐसे ही रखा है, ना तो इसमें डॉट हो रहा है ना क्रॉस हो रहा है, तो इस बात की टेंशन तो हमें लेनी नहीं है। तो इस वाले भाग का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब देखो ये तो इधर आ जाएगा सिंपली, इस वाले भाग का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा केवल सी वेक्टर से। बात क्लियर हुई? तो केवल सी वेक्टर के साथ में हमने इसका क्या करवा दिया? डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। तो हमें एक भाग तो ये मिल जाएगा ए बी सी, और इस वाले भाग को फिर हम क्या लिख देंगे? ए बी सी। तो इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। बस में तो एग्जाम्पल नंबर 33 ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 13.5। ठीक है ना? तो कब भी कर लेंगे इसको।